गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। मेरी आवाज जा रही है ना? गुड इवनिंग सर। यस सर। हाँ बच्चा, गुड Good इवनिंग। evening, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज तो आवाज आना बहुत जरूरी भी है ऐसा क्या हो गया? सर। आज तारीख मत शायद दीजिएगा कोई, दूसरी तारीख मत दीजिएगा सर। अच्छा, आप लोग शायरी की बात कर रहे हो क्या? yes sir. यस, पढ़ाई तो रोज होती ही बिल्कुल रहती है। सर। नहीं, डेट तो बता दिया ना आप लोगों को, 31st। बच्चे लोग बोल रहे हैं आपस में ही, तो कोई बात नहीं। 31st पे अपन एकदम एंजॉय करेंगे, ठीक है? आराम से, परेशान मत होना इसके लिए। पढ़ाई नहीं कराओगे? कराएंगे ना, लेकिन पढ़ाई भी कराएंगे और साथ साथ एंजॉय कहाँ हुआ? नहीं, दोनों चीजें चलेंगी ना। सर एक एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे। मैथ्स वाले सर गाना गा देंगे, आप शायरी सुना देना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुना देंगे। उसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, जरूर सुनाएंगे हम। चलिए। सर एक चीज पूछनी है। हाँ बोलो ना। सर जो सॉल्यूशंस होते हैं एक्सरसाइज के, उसमें ना आइसोमेरिज्म के, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं 141। वो कौन से हैं? हो सकता है बच्चा वो दूसरे सीट के हों, पुराने एक्सरसाइज, मतलब पुराने हमारे जो सीट जो है ना अपग्रेड होते रहते हैं, तो हो सकता है वो नए हो या मैं पुराने हो और आपको नए वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग मिले हो, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ओके चेंज सर। होंगे तो हाँ। चलिए, कहाँ तक हो गया था अपना? आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है क्या सर? नहीं है तो पढ़ा कैसे रहे? अरे पढ़ा रहे हैं ना। तेजस्वी लोग हैं सर हमारे पास। नहीं नहीं है। अरे नहीं सर, वो एक और नाम से जो एक्सरसाइज है ना उसकी बात। कौन से एक्सरसाइज की बात कर रहे हो? हमारे सिलेबस में ऑप्टिकल भी है, हमारे सिलेबस में ज्योमेट्रिकल भी है, हमारे सिलेबस में कन्फर्मेशनल भी है, सब कुछ है, ठीक है? इसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पूरा एक पार्ट। मैंने फर्स्ट सर डे मतलब में हमें हाँ बोलो। वही क्वेश्चन करने हैं ना जो हमारी शीट में दिए हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वही करने हैं अभी फिलहाल। ये देखो ना, ये पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही है, पूरा का पूरा। कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, और कॉन्फिगरेशनल में दो जीआई आपने पढ़ लिया है। आज कन्फर्मेशनल स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा खत्म करने के बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर सिर्फ डिस्कशन करेंगे, तो ठीक है? ओके सर। चलिए, Yes sir. ये होमवर्क हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं। लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था, और रिवीजन कराते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई में आपको मैंने क्या बताया था? डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग एरो डायग्राम से, ठीक है? इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वेक्टर्स मेथड। और दूसरा था बॉइलिंग पॉइंट, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चा? डायपोल मोमेंट के। जितना ज्यादा डायपोल, हाँ, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चा? हमेशा ट्रांस का देखने को मिलता है ज्यादा, क्योंकि ट्रांस पे इफिशिएंट पैकिंग होती है, ठीक है? ट्रांस की पैकिंग अच्छी होती है क्योंकि सिस में रिपल्जन लग जाता है काफी ज्यादा, ठीक है? तो कुल मिलाकर हमने ये सारी चीजें देखी थी, और जनरली हमने एक स्टेटमेंट दिया था कि ट्रांस जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सिस में बड़े बड़े ग्रुप सामने आ जाते हैं, ठीक है? चलिए, अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ी स्पीड में। यहाँ पे ये एग्जाम्पल में किसी को दिक्कत नहीं है? एग्जाम्पल समझ में आ गया था क्या? हाँ सर। किसी का कुछ कहना है कि सर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों नहीं बात कर रहे हो? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एरो इधर जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में एरो इधर जाएगा, ये एरो और ये एरो से भी एक वेक्टर जनरेट होगा, नो डाउट, ठीक है? इस तरह से चीजें चलेगी। वीडियो पिन कर लेते हैं बच्चा। चलो हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं, ठीक है? समझिएगा, लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे लोग एक्टिव रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज कीजिए बच्चा, यहाँ पे हमने बनाया NO2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है? लास्ट क्लास में SW दिया था, क्या दिया था बताओ? क्या दिया था? सर वो नंबर ऑफ आइसोमर्स। अच्छा, इसके कितने आए इसके आंसर? सर 4। आंसर शुड बी 5, ठीक है? 5 होगा आंसर। आंसर निकालिए अच्छे से। आंसर 5 होंगे बच्चा। हाँ, आप लोगों को फिर एक मौका दे रहे हैं। आंसर मैंने लिख दिया है, कौन सा एक छूटा है अपने हिसाब से देखना है, और जिनका हो गया है 5 वो ग्रुप पे शेयर कर देंगे, बच्चे वहां से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना?
ग्रुप है तो थोड़ा सा हेल्प तो लेना है ना। चलो मैं यहाँ पे सिस और ट्रांस बना रहा हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इनका बताना है बच्चा, क्या क्या बताना है। आपको म्यू वैल्यू बतानी है, किसकी ज्यादा है, सिस या ट्रांस की। बॉइलिंग पॉइंट बतानी है, मेल्टिंग पॉइंट बतानी है और स्टेबिलिटी बतानी है। चलिए स्टार्ट हो जाइए जल्दी से। सर सिस का म्यू ज्यादा है। बिल्कुल सही है, आगे बताएं। सर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। किसका? मेल्टिंग पॉइंट सिस का। ट्रांस का ज्यादा। ठीक है, वेक्टर मेथड से बताना बच्चा, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएगा बच्चा, डायरेक्शन क्या होगा, NO2 की तरफ होगा ना। ध्यान से देखिए, यहाँ वेक्टर कैंसिल हो रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो कैंसिल होंगे, यहाँ हाँ। एडिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे वेक्टर ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कहेंगे म्यू नॉन जीरो है और यहाँ पे म्यू क्या होगा बच्चा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे सिस का कम है और ट्रांस का ज्यादा, सॉरी सिस का ज्यादा है और ट्रांस का क्या बचा, कम है। कम है। बॉइलिंग पॉइंट उसी के प्रोपोर्शनल में लिखना है हमें। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमें पता है, जहां पैकिंग अच्छी होती है, पैकिंग ट्रांस पे अच्छी होती है। और स्टेबिलिटी बचा, ट्रांस की ज्यादा होगा। ट्रांस Trans more than cis. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें खूब सारे स्टार लगा लें, खूब सारे स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। खूब सारे स्टार इसलिए लगवा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट, समझिएगा। C डबल बॉन्ड C, Cl Cl, क्लोरीन का एग्जांपल है, क्लोरीन के रेस्पेक्ट में सिस और ट्रांस हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चा, मैंने सिस ट्रांस ड्रॉ कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बताइए यहाँ पे वेक्टर का अच्छा क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नेट इफेक्ट उसका क्या होता है, -1 माइनस आई। वेरी गुड। तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पर म्यू हमें दिख रहा है सर जीरो होगा, ये भी सही है, और यहाँ पे म्यू नॉन जीरो होगा, ये भी सही है। तो बताइए बच्चा म्यू किसका ज्यादा हुआ, सिस का। वेरी गुड। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, सिस का। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, ट्रांस। वेरी गुड। अब आता है बच्चा नेट जो हमने स्टार लगाया इसी के लिए लगाया, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, यहाँ पे आपको दिख किसका रहा है, सिस का। सर लेकिन ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तो रिपेल हाँ। करेंगे। रिपेल करेंगे तो ट्रांस का स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हो ना। यस सर। लेकिन बच्चा यहाँ पे जो ऑर्डर देखने को मिलता है वो सिस का ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ट्रांस, इसलिए मैंने स्टार लगवाया है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझो, नहीं इसका रीजन समझो, स्टेरिक तो है ही लेकिन रीजन समझो। ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, देखना ध्यान से देखना, ये मैंने सिस ड्रॉ किया है, आप समझेंगे तो आराम से चीजों को यहाँ पे सीख लेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा बच्चा, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है ना, बताओ। यस सर। Yes, sir. तो अगर लोन पेयर होता है तो रेजोनेंस कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्या इसके पास 3D वैकेंट होता है ना, यस सर। Yes, sir. यस सर। एम की तरह भी काम कर सकता है ना, बोलो। बिल्कुल कर सकता है, प्लस एम और माइनस एम दोनों की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे ये प्लस एम की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे माइनस एम की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन देने के काम कर रहा है। तो बच्चा जब इसका इंटरमीडिएट एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ये देखो, ये वाला क्लोरीन डबल बॉन्ड बना लिया है, ये वाला क्लोरीन भी डबल बॉन्ड बना लिया है। ये क्लोरीन डबल बॉन्ड बनाया तो इस पे चार्ज क्या आ गया बच्चा, पॉजिटिव आ गया, देखो आया ना। हाँ सर। यस सर। और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे पॉजिटिव आ गया तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा क्या, देखो। यस सर। यहाँ पर बच्चा दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो अच्छी खबर है ना, ये तो अच्छी बात है कि दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में होने चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो मैं लिखूंगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction, cis form is more stable, more stable।
क्या ट्रांस में ऐसा कुछ होगा क्या? ध्यान से देखें, अगर हम सिस की बात कर रहे हैं, ट्रांस में ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं, ट्रांस में ऑपोजिट चला जाएगा ना बच्चा। देखो, तो प्लस और माइनस का जो अट्रैक्शन है या फिर कहें इंट्रैक्शन है, वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना ट्रांस। हाँ सर। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ ये- देखने को मिलेगा? सिस। अब एक ज्ञान की बात, इसको रट लें। ध्यान रखें, क्लोरीन के केस में हमेशा सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है। बाकी किसी केस में भी हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ, ऐसे केस जहां पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें क्या, सिस की ट्रांस इस तरह से देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सर क्लोरीन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसको अच्छे से पहले लिख लें, और लिख लिया तो फिर बताएं, आगे बढ़ेंगे। हो गया सर। हो गया सर। एक्सेप्शन है सर ये भी। लिख लिया सर। इसको आप एक्सेप्शन बोले या जो भी बोले, मैंने रीजन आपको बता दिया बच्चा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कितने एग्जाम्पल हो गए? 3। नेक्स्ट नंबर 4 देखें। अब मैं तुमसे पूछूंगी फ्लोरीन में क्या ऐसा होगा क्या? सोचो। नो सर। क्यों नहीं होगा नहीं बच्चा सर। फ्लोरीन में? उसके पास vacant एंटी ऑर्बिटल नहीं है। वेरी गुड, अब तुम समझ गए। फ्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। मैं तुमसे पूछूं ब्रोमीन में ऐसा होगा क्या? बोलो। यस सर। हो जाएगा। नहीं सर होगा। लोन पे नहीं है। नहीं, लोन पेयर तो है, नहीं होगा। मैंने क्या लिखा है? सिर्फ क्लोरीन के केस में ऐसा होता है। ब्रोमीन के डी केस में वैकेंट आप थोड़ी ये है। भी तो सोचो ना यार, वैकेंट तो है, कैसे नहीं है वैकेंट? साइज बढ़ गई सर। 3D नहीं है 4D है, लेकिन साइज बढ़ गई ना। यस सर। क्लोरीन में सब कुछ मस्त है, साइज भी ठीक है और अट्रैक्शन भी बढ़िया है, लेकिन ब्रोमीन में साइज भी तो बढ़ गया ना। इसलिए हम ब्रोमीन, आयोडीन इन सबको नहीं कंसिडर करते। सिर्फ क्लोरीन एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जहां पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल। इसका आंसर बताओ जल्दी से। अब म्यू किसका ज्यादा होगा? सिस। वेरी गुड। ट्रांस में तो 0 हो जाएगा ना बच्चा। देखो, ऑपोजिट टू ईच अदर है। बॉइलिंग पॉइंट? सिस। मेल्टिंग पॉइंट? ट्रांस। ट्रांस। और स्टेबिलिटी? ट्रांस। वेरी गुड। तो इस तरह के अगर आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम, मैं मान के चलता हूं, क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, लिखिएगा क्वेश्चन। कंपेयर म्यू, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। हाथ थोड़ा फास्ट चलाएंगे बच्चा, क्योंकि क्वेश्चंस तो उतने जान नहीं, और अभी तक टाइम नहीं दे सकते ना यहाँ पे, क्योंकि हमें आगे पढ़ना भी है। चलिए, पहला एग्जांपल आपके लिए आ रहा है बच्चा। NO2 CH3, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, NO2 CH3। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है फ्लोरीन CH3, फ्लोरीन CH3। तीसरा एग्जांपल है CN साइनाइड है, आपको पता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा हूं, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि हाइड्रोजन वहां पे है। नंबर 4 चलो, इन चारों में कंपैरिजन करना स्टार्ट करो जल्दी से। सर 1 शो करके प्लीज। चलिए बताइए, पहले वाले में क्या लग रहा है? NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर, और CH3 का वेक्टर डायग्राम कैसा आएगा? ऐसा आएगा ना। यस सर। NO2 बाहर खींचेगा और CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है बच्चा। ठीक है, कार्बन sp3 है ना वहाँ,
तो कुल मिलाकर बताइए कहाँ पे वेक्टर ज्यादा दिख रहा है? पहले वाले में। पहले वाले में। तो हम कहेंगे अच्छा ये सी से या ट्रांस है पहला वाला, ट्रांस। 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 और ये सिस किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। क्या ये चमक रहा है ना? हाँ सर चमक रहा है। यस सर। चलो तो म्यू का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सिस में ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखो, ट्रांस में ज्यादा। ट्रांस में ज्यादा होगा ना यार, ट्रांस में एडिटिव है वेक्टर और सिस में क्या है? सब्सट्रैक्टिव है। देखो ना, ओके सर। ट्रांस में ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट बताओ। ट्रांस में में ज्यादा ज्यादा। होगा। मेल्टिंग पॉइंट बताओ। सिस में ट्रांस। ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ही होगा ना ज्यादा हमेशा। यस सर। अच्छा एक बात, अब आप लोग को एक बात बताता हूँ, आप लोग के मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि सर म्यू हमेशा सिस का ज्यादा होता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए हर एग्जाम्पल में अभी तक जितने एग्जाम्पल हमने लिए थे, म्यू किसका ज्यादा आ रहा था? सिस को। लेकिन ये एग्जाम्पल में किसका आ रहा है? देखें इस एग्जाम्पल में, देखें जो भी हमने लिया है, ट्रांस का। ट्रांस का। ट्रांस का। तो वेक्टर एडिशन करके देखना है, रटना नहीं है कि म्यू हमेशा सिस का ज्यादा होता है। मैंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिस का ज्यादा होता है। चलिए सेकंड वाले का एग्जांपल पॉइंट बताओ। तो ट्रांसफर ज्यादा होता है ना ऑलवेज। हाँ उसमें भी एक्सेप्शन है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपको वही आंसर करना है जहां पे ट्रांस ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला है। ठीक है, चलो इधर इधर जाएगा, इधर इधर जाएगा, यहाँ इधर जाएगा, ऑर्डर करना है इसमें। ट्रांस होगा। ट्रांस ट्रांस स्टेबिलिटी ट्रांस। Okay. ऐसा स्टेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं दिया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और चलो इसका आंसर बताओ किसका ज्यादा होगा? देखो ट्रांस को। ट्रांस का। ट्रांस का ज्यादा होगा। वेरी गुड। सेम ही रहेंगे फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा बच्चा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम रहेगा, ट्रांस का ही ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। सिस का ज्यादा होगा। सर सिस का ज्यादा होगा। हाँ Cn माइनस एम की तरह काम करता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें देखो कैंसिल हो गया वेक्टर, इसमें म्यू तो जीरो हो गया और इसमें म्यू नॉन जीरो है। तो मैं कहूंगा सर यहाँ पे म्यू सिस का ज्यादा होगा। सही है ना बच्चा? यस सर। यस बॉइलिंग सर। पॉइंट भी सिस का ज्यादा होगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा। वेरी गुड। यहाँ बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हो आप लोग। इसको आप ऐसे समझो कि ये C2H5 भी तो लिखा हुआ है। सिस का ज्यादा होगा। ये C2H5 भी तो लिखा हुआ है, हाँ या ना? यस सर। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। C2H5 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। यहाँ पे उसका उल्टा है। देखो इसका इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा। C2H5 ट्रांस में क्या हो गया? जीरो हो गया ना। देखो यस सर। तो लिख देता हूँ, म्यू की वैल्यू ट्रांस में जीरो है, सिस में ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा होगा? सिस का। और मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? क्या ऐसे क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नो सर। नो वेरी गुड। नो सर। एक लास्ट टॉपिक है हमारा, वो लिख लें। कोई टॉपिक नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू लिखें। ठीक है, स्टार लगा लें, हैश लगा लें, जैसा लगाना है। लिखें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर of which of the following compound will show GI। ये क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए ये कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O NHMe, या ऐसे लिखा हुआ है NHCH3। ठीक, क्वेश्चन पूछ दे क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर GI शो कर सकता है या नहीं, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। क्या आपको यहाँ रेजोनेंस दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। कौन सा रेजोनेंस दिख रहा है? लोन पेयर? लोन पेयर वाला। वेरी गुड। तो लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा बच्चा? पाई में। और ये पाई टूटेगा, सही है ना? यस सर। यस सर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जरा बनाइए। CH3 C पे O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड N, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, और नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने चार्ज बना लिया। क्या ये GI शो करेगा? सोचो।
सर ये कैसे पता चलेगा मुझे? जैसे करते थे Yes, वैसे। sir. क्या इस यूनिट में जीआई दिख रहा है? यस सर डिफरेंट यस सर। अरे हाँ दिख रहा है ना सर, ये देखो ना, ये देखो यहाँ दिख रहा है। ये एक यूनिट है जिसपे दो ग्रुप डिफरेंट है, क्या दिख रहा है बच्चा? यस सर। मैं कहूंगा हाँ सर जीआई इस यूनिट के अबाउट है, बिल्कुल है। तो अपने को यही देखना है कि दो ग्रुप डिफरेंट है या जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा, बस यही देखना। आप ही लोग आंसर करोगे अभी। बताइए क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? सोच के बताना बढ़िया से। नो सर। सर नो सर, नो सर। दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। दोनों दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। राइट साइड। दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, वेरी गुड, दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यस सर सर यस सर ये देखो सर रेजोनेंस कराया, और रेजोनेंस कराने के बाद हमें जो मिला वो मिला O- और यहाँ मिला दो हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन थोड़े रेजोनेंस करेगा बच्चा, बोलो। ये जीआई शो करेगा। यस सर तो जीआई है क्या यहाँ पे? नो सर। तीसरा क्वेश्चन। अब तुम क्वेश्चन करोगे 3 4 5, 3 4 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, तुम करोगे बच्चे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस CH3। माइक ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑन है तो क्वेश्चन कर ले, फिर आंसर बताइएगा। माइक ऑफ करें। अरे माइक ऑफ कर लो रे, गाना गा रहा है। कौन गा रहा है गाना? चलो स्टार्ट हो जल्दी से, बताओ। सर थर्ड नहीं करेगा। थर्ड करेगा क्या बच्चा? नो सर। नहीं करेगा। बहुत नहीं सिंपल है, करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। नेगेटिव चार्ज का भी रेजोनेंस वैसे ही होता है ना जैसे लोन पेयर का होता है। यस सर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 CO माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2। कार्बन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, दिख रहा है ना बच्चा? यस सर। यस सर। तो जीआई नहीं है क्योंकि दो ग्रुप सेम हो गए। यहाँ जीआई है क्या? यहाँ यस सर यस सर। यस सर। यहाँ पे जीआई है क्योंकि जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो दो डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे हमें इस डबल बॉन्ड के अबाउट। ये चार्ज खत्म हो गया, ठीक है। तो जीआई है क्या? यस सर जीआई है। बहुत बढ़िया बच्चा। क्वेश्चन नंबर 5। नो सर। नो सर नो सर। सर। क्योंकि दोनों ग्रुप क्या हो गए? सेम। सेम। मुझे Same. पता है डबल बॉन्ड तो बन जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो आ जाएगा, लेकिन जीआई शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप आंसर सोच के दें। बताइए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जीआई है या नहीं? बोलो। है सर। नहीं है सर। क्यों नहीं है बच्चा? सर होगा। सर होगा। है 2000 सर, तीन होगा। सौ पे। है सर। होगा सर यस सर होगा। अच्छा ये लोन पेयर है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाएगा, ये यहाँ टूट जाएगा, ऐसा ही है ना कुछ? यस सर। यस सर देखो मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, देखना देखना अच्छे से। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। क्या आपको ये दिख रहा है? डबल बॉन्ड के अबाउट दो डिफरेंट ग्रुप। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ही बना सकता। हाँ सर। हाँ तो 4 ही तो बनाया, 1 2 3 4 बनाया है। क्यों नहीं 4 बना सकता है? पॉजिटिव चार्ज के साथ चार्ज नहीं बना सकता? बना सकता है। अब बताओ इस ग्रुप के अबाउट दो डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं क्या? हाँ Yes, सर। sir. और इस नाइट्रोजन के अबाउट भी दो डिफरेंट दिख रहे होंगे। यस सर। यस सर। दोनों तो अलग अलग है ना। तो जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा सर। करेगा। पिटाई कर देंगे तुम लोग का। क्या 6 मेंबर्ड रिंग में डबल बॉन्ड जीआई शो करता है क्या? नो सर। नहीं करता है सर। कितने नहीं मेंबर करता चाहिए सर। साइक्लोएल्कीन में? 8 8 मेंबर। 8 8
तो मुझे बताओ कि ये सिस के जैसा तो दिख रहा है, ट्रांस इसका एग्जिस्ट करेगा क्या? नो नहीं सर। करेगा। तो बताया था ना ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चा। इसका अगर ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये जीआई कैसे शो करेगा? नो डाउट इसका एक स्ट्रक्चर ये जरूर दिखेगा, लेकिन क्या इसका ट्रांसफॉर्म बना पाओगे आप? नहीं बन पाएगा। वो कहां से स्टार्ट होता है? 8 मेंबर रिंग से स्टार्ट होता है। ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आ गया, इसलिए नहीं करेगा। याद करो ना, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड जीआई तब तक शो नहीं करता जब तक कि 8 मेंबर का ना हो जाए। अरे याद आया कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। दिस इज 6 मेंबर्ड रिंग, जीआई नॉट पॉसिबल। 8 मेंबर होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें देखना है कि डबल बॉन्ड कहां पे प्रेजेंट है। रिंग में प्रेजेंट है तो 6 मेंबर की रिंग डबल बॉन्ड के अबाउट कभी भी जीआई नहीं दिखाती है। मैंने लिखा दिया था। आपका चैप्टर हमारे तरफ से बच्चा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीटेड। डिस्कशन में आ जाए क्या जल्दी से? सर पूरा GI कंप्लीट हुआ है, complete? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सर गया। चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। जीआई खत्म हुआ। जीआई कंप्लीट हो गया बच्चा। जीआई जीआई जीआई। अब हम पढ़ेंगे अभी कंफर्मेशन चलेगा? कन्फर्मेशनल। तो स्टार्ट ही नहीं किया, चलेगा क्या मतलब है? अभी तो स्टार्ट कर ले पहले। जीआई की फीलिंग आई? जीआई समझ में आया? यस हाँ यस सर। स्ट्रक्चरल समझ में आया? यस 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 सर। सर। अब कन्फर्मेशनल की बारी है, तो कन्फर्मेशनल भी समझ में आएगा। जिस तरह से जीआई में आपने 3D में सोचना सीखा, वैसे ही आप जीआई में वैसे वैसे कन्फर्मेशनल में सोचना, मैं यही कहूंगा। और कभी भी हार मत मानना कि सर अब हमें फील नहीं आ रही है जीआई में, ये कन्फर्मेशनल में दिख नहीं रहा है हवाओं में, तो हमने छोड़ दिया। अगर ऐसा सोच लोगे ना, उस दिन बर्बाद हो जाओगे। ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये मेरे वचन है, याद रखना। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि अब हमसे नहीं होगा, उस दिन सच में नहीं होगा, और तुम फिर रोना रोओगे कि सर हमारा तो जीआई तक सब बढ़िया चला, उसके सब खत्म। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे बस करते जाओ। देखो कन्फर्मेशनल और ऑप्टिकल कैसे खत्म हो जाएगा तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम कहोगे सर सर हो गया। मतलब कुछ कठिन आ रहा है? अब देखो, अब तुम फिर, हाँ मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि तुम आएगा कठिन या जो भी हो, इजी मीडियम हाई हार्ड, कुछ भी बोल दो उसको आप, टफेस्ट टफ। मेरे हिसाब से, अगर मेरे व्यू पॉइंट से देखोगे तो तुम्हें चीजें अच्छी लगेगी। खुद से कभी भी चीजों, हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा, बस परेशान मत होना। ठीक है, अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं जी पहले। सर। हाँ चलो गुड, डिस्कशन कर लेते हैं पहले। रेस नंबर कहाँ तक डिस्कस हुआ था अपना? 13 पूरा नहीं हुआ था। 13 में बचे रह गए थे क्या? 13 में क्या बचा रहा? 5 तक हुआ था 13। अच्छा ऐसा है क्या? तो बताओ 13 में और क्या डाउट है? कहाँ गया रेस? ये तो 11 है, ये रहा। बता दो भाई क्या डाउट है 13 में और? सर क्वेश्चन 5। हाँ बच्चा, पहले रेस नंबर 13 में बताओ क्वेश्चन नंबर कौन से डाउट है? 5। सर क्वेश्चन 9। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 तक सबको क्लियर है ना? अब जिनको डाउट है ना, हैंड रेज करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा फिर बताऊंगा। और एक चीज अभी पढ़ाऊंगा, रेस डिस्कशन करने के बाद मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए प्लीज लीव करने की कोशिश मत कीजिएगा। यानी कि हम मीटिंग लीव कर नहीं देते करेंगे हैं। सर। हाँ करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं ना, अभी लीव मत करना, मैं पढ़ाऊंगा। कन्फर्मेशन आज मैं मूड में आया हूँ, पढ़ा के जाऊंगा, याद रखना। लीव किए तुम्हारा लॉस हो जाएगा, और कन्फर्मेशन पहला दिन अगर छूटा तो आगे के कोई फिर समझाने वाले नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा फिर तेरा, याद रखना। चलो 5 का ए पार्ट किसी को डाउट है क्या? यस और पार्थ बताएं, कौन सा डाउट है 5 में? सर 5 में फोर्थ में है सर। टी पार्ट में। यस, कौन सा बोल रहा है? 4th में कौन सा पार्ट? सर ए पार्ट सही है। ए पार्ट डिस्कशन हो चुका है ना रे। देखो ना, ए पार्ट में आपका बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच इज मोर स्टेबल। यहां पर ये है और यहां पर ये है, तो ये हमारा कीटो फॉर्म है, ये हमारा इनॉल फॉर्म है। और इनॉल में 6 मेंबर का, देखो 6 मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये रिंग बन रहा है, तो अच्छी बात है ना ये। तो हम कहेंगे ये ज्यादा अच्छा स्टेबल है, क्योंकि 6 मेंबर की रिंग वैसे भी स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनॉल फॉर्म क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। 1 और 2 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नो डाउट 2 ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रिंग फॉर्मेशन होगा।
क्योंकि चिलेशन बोलते हैं इसको या रिंग फॉर्मेशन बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब यही क्वेश्चन नंबर ई में देखो, रिंग फॉर्म हो रही है लेकिन 7 मेंबर रिंग हो रही है, तो फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर रिंग ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन 6 मेंबर की रिंग अगर 7 मेंबर की बन रही है तो वो अनस्टेबिलिटी को बुलावा देता है, क्योंकि इतनी बड़ी रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ नहीं रह सकती। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कीटो है। ये छोटी सी बात थी जो मैंने बोला था। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ किसको डाउट है? बोलो आयुष। सर बी पार्ट में। बी पार्ट में ध्यान से सुनिएगा, बी पार्ट क्या बोल रहा है। आप ही से पूछता हूँ बच्चा, आयुष माइक ऑन रखना। ये वाला हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चा आपको एसिडिक है? बोलो यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक दिख रहा होगा, यस सर। क्योंकि उसके निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करेगा और ऑक्सीजन के साथ भी, दिख रहा है ना? यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड में किसका इनॉल ज्यादा बनेगा? सेकंड का। सेकंड का। लेकिन फोर्थ वाले में ध्यान से देखो, एरोमेटिक इनॉल बनेगा ना? एरोमेटिक इनॉल बनेगा ना बच्चा, क्योंकि जब आप इससे इनॉल बनाओगे तो ये कैसा बनेगा? ये तो ऐसा बनेगा ना, 1 2 3 OH। क्लियर है ना? यस सर। तो एरोमेटिक इनॉल बनता है तो क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना? यस सर। तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि फोर्थ वाला इनॉल ज्यादा बनाएगा। देखते जाना मैं कैसे आंसर निकालूंगा। फोर्थ वाला इनॉल ज्यादा बनाएगा। फोर्थ के बाद कौन आएगा आप बताओ? सेकेंड और फर्स्ट में कौन आएगा? सेकेंड आना आएगा। चाहिए। क्यों आएगा सेकेंड? सर क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है। वेरी गुड। तो ज्यादा एसिडिक है तो ज्यादा इनॉल बनाएगा, तो मैं कहूंगा थर्ड, फोर्थ के बाद सेकेंड आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। क्लियर है ना? थर्ड। क्योंकि थर्ड यस में सर। कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है, बस आप कह सकते हो थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है बस। क्वेश्चन नंबर 5 में और किसी को डाउट है पार्थ? अगर नहीं है तो बताओ, है तो बताओ। पार्ट में है, फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपेयर करेंगे? कौन सा पार्ट बचा? सी पार्ट में। सी पार्ट में। अच्छा sir. क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। क्या हाइड्रोजन एसिडिक ये वाला आपको दिख रहा है? यस सर। ये बोलो चाहिए बोलो एक ही बात। यस सर। यहाँ पर ये बोलो चाहिए बोलो एक ही बात है, ठीक है ना? यस सर। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ से इनॉल बनाओगे तो यहाँ से इनॉल बनाने के बाद ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा और ये भी नेगेटिव चार्ज दिखेगा। मुझे बताओ कि यहाँ पर से जब इनॉल बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा ना? बोलो। यस सर। और यहाँ से बनाओगे तो? यस सर। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा इनॉल में? देखो अल्फा हाइड्रोजन इनॉल में ज्यादा कहाँ? इनॉल में। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं? देखो 4। तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे 3। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। अब इस चीज का एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज बन रहा है बच्चा और यहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो आप कहोगे सर नेगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा स्टेबल है तो इसका इनॉल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अब इसके कंक्लूजन में लिखा दिया जाता है कि रिंग में डबल बॉन्ड प्लेस करना आसान है एज कंपेयर टू ओपन चेन, क्योंकि उसके बाद स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, इनॉलिक कंटेंट बढ़ जाता है। तो याद रखना बच्चा, अगर रिंग में डबल बॉन्ड डालना हो और ओपन चेन में डबल बॉन्ड डालना हो तो रिंग में डबल बॉन्ड डालना ज्यादा इजियर है। तो हम कहेंगे सर यहाँ ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ये ज्यादा इनॉलिक कंटेंट देगा, मतलब थर्ड ज्यादा होगा, फिर सॉरी फर्स्ट ज्यादा होगा फिर थर्ड आएगा। क्लियर है बच्चा ये बात? यस। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में और किसी को डाउट नहीं है ना? यस बताएं। सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे अपन को अल्फा हाइड्रोजन से देखना है या फिर नेगेटिव नहीं, से? अब ये चीज सुनो मेरी बात। ये बात हम जितने भी केसेस है सब जगह लगभग हम अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं, ठीक है? कंसीडर करते हैं कि वो ओपन चेन है या क्लोज चेन है, तभी हम देखते हैं। जैसे ध्यान से देखो, इससे जितने भी एग्जांपल आपने पहले ही देखा था उसमें क्या था? या तो ओपन या तो क्लोज, है ना? यस सर। अगर एक ओपन और एक क्लोज को कंपेयर कर रहे हो तो बस आप ये ध्यान में रखना, ये एग्जांपल अच्छा एग्जांपल में कह लो, इसको नोट पॉइंट में जरूर डाल लेना कि डबल बॉन्ड इजियर हो जाता है कहाँ प्लेस करना? रिंग में, क्योंकि वहां पे बाद में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। बच्चा हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कह रहे हैं कि जब स्टेबिलिटी बढ़ गई उसके बाद की बात कर रहे हैं। हमें आंसर पता था इसलिए मैंने आपको चिपकाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि एक्सपेरिमेंटल यही हमें आंसर करना है। तो आज के बाद एक लाइन जरूर लिख लेना कि रिंग में और ओपन चेन में इनॉलिक कंटेंट ज्यादा किसमें बनेगा? रिंग में। खत्म। अगर सारा कंडीशन सेम है
वहां माइनस एम ग्रुप नहीं है या प्लस एम ग्रुप नहीं है, तो रिंग में और ओपन चेन में हमेशा कहाँ ज्यादा बनेगा, रिंग में। तो इसमें एक शॉर्ट पॉइंट बस लिख के छोड़ देना कि रिंग में डबल बॉन्ड प्लेस करना ज्यादा इजियर है एज कंपेयर टू ओपन चेन। खत्म, बस यही लाइन मैंने बोला आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है क्या? 7, 8, 9। सर हाँ बच्चा, 8 का कौन सा ऑप्शन अस्मिता बताइए? सर बी पार्ट। 8 का बी पार्ट। अच्छा आप ऑन रखिएगा माइक। क्या यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन आपको ये दिख रहा है? बोलो। यस सर। यहां से भी आपको ये दिख रहा होगा। अच्छा मैं इसको जरा ओपन करके स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखना ध्यान से। मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने। CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ET का मतलब क्या होता है? इथाइल होता है ना। यस सर। अच्छा दोनों में देखो सब कुछ कॉमन है, सिर्फ यही ग्रुप तो डिफरेंस है ना। यस सर। अच्छा यहाँ पर अब ये चेक करना है कि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। अच्छा ये माइनस चार्ज जब यहाँ से रेजोनेंस करा है तो दोनों तरफ कर रहा है ना। यस सर। लेकिन ये माइनस चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस तो कर रहा है, लेकिन कुछ दिक्कत है। कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये लोन पेयर, यस सर। तो ये माइनस एम ऑक्सीजन लगाएगा माइनस ना, अपना प्लस एम लगाएगा ना, लगाएगा। प्लस एम लगाएगा। इसका मतलब उसको रेजोनेंस करने से रोक रहा है ना, मौका कम मिल रहा है ना। यस सर। ज्यादा एसिडिक कौन है? फर्स्ट वाला। खत्म। तो ज्यादा इनॉल किसका बनेगा? फर्स्ट वाले का। सर फर्स्ट वाले में आपने ऑक्सीजन कम लगाया। ऐसा है क्या? अच्छा एक सेकेंड बचा, नहीं तब फिर आंसर चेंज हो जाएगा। जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर फर्स्ट वाला ज्यादा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और कह रहा है। मैं उसको सही कर लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। उसने सही बोला, मैंने जो क्वेश्चन लिखा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला ज्यादा होता, लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे COO है ना, ओके ये O है। देखना बच्चा ये लोन पेयर दोनों तरफ से रेजोनेंस कर रहा है ना, इधर से भी प्लस Yes, एम sir. इधर से भी प्लस एम, और यहाँ पे लोन पेयर बस एक ही तरफ से रेजोनेंस कर रहा है। मुझे बताओ इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा रेजोनेंस करने का मौका कहाँ मिल रहा है? सेकंड वाले में। बस तो सेकंड वाले का इनोलिक कंटेंट ज्यादा होगा। क्लियर है ना? यस सर। क्योंकि इसमें मौका ही कम मिल रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से रेजोनेंस करने के लिए लगे हुए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। 9 का आंसर गलत दिया हुआ था, 9 का आंसर ए होगा। आजाद बोलिए, बच्चा कुछ बोलना है? सर 6 कैसे होगा? 7 नहीं होगा? नहीं बच्चा 6 होगा ना, 7 कैसे होगा बताओ आप? सर वो जो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में नीचे है उस पे एक और हाइड्रोजन भी तो है, नेगेटिव चार्ज जब वहां पे आएगा। ये हाइड्रोजन बोल रहे हो क्या? नहीं सर, दूसरी साइड। दूसरी साइड मतलब ये हाइड्रोजन बोल रहे हो? यस सर। हाँ तो देखो ना, तुम्हें देखो दिखाता हूँ। क्या ये 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं क्या? ये बताओ पहले। यस सर। ये अल्फा है या नहीं है बताओ? है सर। नहीं है। नहीं है सर। यही तुम गलती कर रहे हो, यहीं से स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए गलत हो रहा है। पहली बात तो ये देखे कि अल्फा कैसे हो सकता है। इसका हाइड्रोजन का रेजोनेंस ऑक्सीजन तक पहुंचेगा ही नहीं। आप ध्यान से देखो ना, उस पर नेगेटिव बनाओ और ऑक्सीजन तक पहुंचा के दिखाओ मुझे, पहुंचेगा ही नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा उसका नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो 3 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, तो 3 और 2 5 तो यही हो गए ना। देखो अरे ओके बोलो। सर। अब इसका नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, नो डाउट इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा, इस कार्बन पे दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे पहुंच जाएगा इस पे। यस सर। लेकिन उसके पास वहां कोई पे हाइड्रोजन है हाइड्रोजन क्या? नहीं है। नहीं। नो अब सर। इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी तो पहुंच सकता है, देखो यस सर। तो यहाँ हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये ओके हाइड्रोजन एक निकाल लो, तो टोटल कितने यस हो गए? सर। 6 हो गए ना। इसका आंसर यस 5 सर। दे रखा था, गलत है, 6 होगा। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्वेश्चन नंबर ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। हमने आपको बताया है कि सिसॉइड फॉर्मेट ट्रांसॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ट्रांसॉइड में अगर कन्वर्ट हो गया तो इसका इनॉल क्या बन जाता है? कम, क्योंकि सिसॉइड खुद ही कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसॉइड में। तो इसका के क्लियम वैल्यू क्या होगा बच्चा बताओ? 1 से ज्यादा या 1 से कम? 1 से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, उनको दिखता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बोलते हैं सर इनॉल ज्यादा बन गया इसलिए के क्लियम 1 से ज्यादा हो गया। अरे नहीं, एक्चुअल में बच्चा मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्म ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। याद आ रहा है बच्चा ये चीज? यस सर।
और ट्रांसोइड अगर कन्वर्ट हो गया ये, तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी जब इनॉल बनेगा? तो देखो एक्चुअल में घूम जाता है ये ऐसे ना रह के ऐसे हो जाता है, तो ऑपोजिट हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम वैल्यू यहाँ 1 से कम है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ए ऑप्शन। यहाँ से आपको अगर इतना चीज सीखने को मिल गया है तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। और बताओ मुझे, और कोई डाउट है क्या? सर बी पार्ट में भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो डाउट बी में तो होगी ही होगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन है? इनॉल ज्यादा स्टेबल है। रिएक्शन किधर भागेगा? इसके तरफ। तो बताओ यहाँ पे के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर से 1 से कम हो जाएगी ना रे, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जा रहा है? स्टेबिलिटी की तरफ। यहाँ स्टेबल कौन है? ये वाला भागेगा इसके तरफ, तो के इक्विलिब्रियम इसलिए तो 1 से कम है। अच्छा, यहां पर ये घूम नहीं सकता है, ट्रांसोइड फॉर्म में नहीं जा सकता, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबिलिटी गेन कर लिया, तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? ये घूम नहीं सकता ना बच्चा, रिंग में आ गया ना डबल बॉन्ड, रोटेशन ब्रेक हो गया ना, और यहाँ कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसका के इक्विलिब्रियम वैल्यू 1 से कम हो गया। तो कुल मिलाकर रिएक्शन जिधर जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में आपको चेक कर लेना। चलो हम आगे आ जाते हैं, रेस नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने सारे एग्जांपल आपके सामने डिस्कस कर रखे हैं, किसी को डाउट है तो बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, सर थर्ड पार्ट। किसका किसका थर्ड? सर फर्स्ट का। फर्स्ट का थर्ड। माइक ऑन रखो बच्चा आप अपना। यस सर। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकेंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ, इसको फोर्थ बोल रहा हूँ, इसको फिफ्थ बोल रहा हूँ, इसको सिक्स्थ बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं कंपेयर ऐसे करूंगा, ठीक है ना? यस सर। क्या पहला एटम सब जगह कार्बन है? देखो ध्यान से देखो। यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो कार्बन अगले एटम से अटैच है उसको लिख लीजिए। तो पहले वाले में कितना है बच्चा? पहले वाले में किसे किसे अटैच? देखो एन एंड एच। NHH NHH। दूसरे वाले में? ClHH। तीसरे वाले में? BrHH। नेक्स्ट CHH। हम आगे नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। C ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन हम आगे क्यों जाए? अभी पहले आंसर निकालते हैं। यहाँ पे Br। कहाँ Br दिख रहा है तुम्हें? नहीं सर, वो मैंने सोचा कि आप OHH पूछ रहे हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए Br बोला। अच्छा अच्छा, अब बताओ यहाँ से स्टेबल नहीं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? Br। तो इसका आंसर क्या आ गया? देखो थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद Br के बाद Cl। सेकेंड, उसके बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6, उसके बाद नाइट्रोजन। 1, उसके बाद फोर्थ। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ है, फिफ्थ तुम समझना फोर्थ और फिफ्थ में सेम हो गया ना। यस सर। फिर आगे जाओ, अब देखो कि ये कार्बन कितने नाइट्रोजन से अटैच है? बोलो। 1। तीन नाइट्रोजन से, एक से नहीं है, 3 से। ट्रिपल बॉन्ड के इमेजिनरी स्ट्रक्चर को बनाओ ना बच्चा, याद नहीं है? भूल गए क्या? ये इसको तोड़ना होता है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, इसको तोड़ना होता है बच्चा। ये सारे चीजें रिवीजन किया करो जब आते हो क्लास में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। 3 ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब 3 बार अटैच्ड है। तो बताओ यहाँ पे कार्बन किससे अटैच्ड है? 3 बार नाइट्रोजन से। यस सर। और ये कार्बन कितने से अटैच है? देखो ClHH Cl से और HS से। तो बताओ प्रायोरिटी किसको दोगे, क्लोरीन को या नाइट्रोजन को? क्लोरीन को। बस आंसर आ गया। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में भी डाउट है। क्या डाउट है बताओ? क्लास का एग्जांपल है, बोलो। सर आंसर की में 5 कंपाउंड के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है, बट यहाँ पे तो 4 ही हैं। 5 ही तो दे रखे हैं भाई, एक ये, 2 3 सर वो कॉमा 4 नहीं लगा 5। फर्स्ट के बाद। कॉमा नहीं लगाया है, पहले में। OCOHCl है, ओके ठीक है? सर, ओके सर। कर लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। सर सेकंड के 7th 5 सर। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 5 7th। नहीं, 2 का 5 बोल रहे हो ना? यस सर। तो माइक ऑन रखो और बताओ 2 के 5 में यहाँ पे कार्बन पहला आइटम है, दिख रहा है? यस सर। पहला आइटम सेम है। अब बताओ ये कार्बन किससे अटैच है? 2 ऑक्सीजन से और 1 हाइड्रोजन से। दिख रहा है ये चीज? यस सर। तोड़ दिए हैं इमेजिनरी स्ट्रक्चर में। यहाँ पे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन।
यहाँ पे ये जब तोड़ोगे, 3 3 हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है, 1 2 3 कार्बन होगा ना रे। अरे ये 1 2 कार्बन तो ऑलरेडी दिख रहा है, इसको तोड़ोगे तो एक कार्बन यहाँ भी तो आएगा। यस सर। तो 3 कार्बन, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो बताओ प्रायोरिटी तो खत्म हो गया। पहला वाला सबसे ज्यादा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, चौथा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोले सर 7। क्या डाउट है 7 में? सर बी पार्ट में वैलेंसी पूरी नहीं है कार्बन की। 7 के बी पार्ट में सर। बी पार्ट मतलब बोले तो सर ये जो सी, अच्छा ये CH2 आएगा। हाइड्रोजन लगेगा। हाँ CH2 आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड का थर्ड पार्ट सर। 3 में थर्ड पार्ट। अच्छा, इस डबल बॉन्ड के बाद GI शो हो रहा है ना, देखो है ना। इसमें और इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे? इसको दोगे ना? अरे बोलो। यस सर। अब इस यूनिट से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, लेकिन इस कार्बन पे 1 कार्बन है, जबकि इस कार्बन पे कितना? 1 कार्बन है, जबकि इस कार्बन पे 2 कार्बन है। दिख रहा है क्या? यस सर। तो ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो हायर प्रायोरिटी ऊपर है। तो हायर प्रायोरिटी ऊपर है, हायर प्रायोरिटी नीचे है, तो क्या बोलोगे इसको? जेड। अरे ई बोलोगे ना रे, ऑपोजिट साइड है ना, एक ऊपर एक नीचे है। यस सर। ठीक है, ई। क्वेश्चन नंबर 3। सर 10th 10 से पहले किसी का कोई पार्ट है तो बताएं। 9th पार्ट। 9। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अरे तुम माइक ऑन करके तो बोला करो, ऐसे बोलते हो तो फिर मैं आधा ध्यान तो यही रह जाती है। ध्यान से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से यहाँ पे 1 कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 कार्बन मिल रहा है। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है। ध्यान से देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? देखो 3। एक ये और इसको तोड़ोगे तो 1 कार्बन और आ जाएगा ना। तो प्रायोरिटी किसको दोगे? नीचे वाले को ना। अब इधर आ जाओ, इधर ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? देखो 1 2 और 1 3, एक एक्स्ट्रा आएगा ना इसको तोड़ने पे। और ये कार्बन भी कितने से अटैच्ड है? 1 2 3। ये सेम हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो बताओ ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड के कारण भी 1 कार्बन आएगा तोड़ने पे। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2 तो किसको प्रायोरिटी दोगे? ऊपर वाले। मैं फिर कह रहा हूं बच्चा, जितना पढ़ाया, जिस लॉजिक से पढ़ाया वैसे ही लगाओ, एक एक करके आगे बढ़ो। कभी भी एक बार में जंप करने की कोशिश मत करो कि वहां डबल बॉन्ड है तो ज्यादा प्रायोरिटी। ऐसा नहीं सिखाया मैंने। हर एक पॉइंट पे आगे बढ़ते रहो। इसको हम बोलेंगे ई। चलिए क्वेश्चन नंबर और बताइए, और कोई डाउट है क्या? सर 7। 7, माइक ऑन रखो। कौन Yes, पूछ रहा है sir. 7? यहाँ पर पहला आइटम ट्रिटियम है, यहाँ पहला आइटम कार्बन है, कौन जीतेगा? कार्बन। ठीक है, हायर प्रायोरिटी इधर है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऑपोजिट, यहाँ पहला आइटम कार्बन है, पहला आइटम कार्बन है। आगे बढ़े। ये यस सर। कार्बन कितने से अटैच्ड है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से। और ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? ड्यूटेरियम से 3। कौन जीतेगा? कार्बन। तो तुम ही सब बात बोल रहे हो, तो आंसर निकालने में क्या दिक्कत था तुम्हें? सर नाइट्रोजन आ गया बीच में, वही। अरे नाइट्रोजन तो यूनिट है, पिटाई करेंगे। अरे नाइट्रोजन भाई मेरे यूनिट है, इसको थोड़ी देखते थे, इस पे लगा हुआ ग्रुप देखते थे ना। वो तो यूनिट है, उसको क्यों देख रहे हो? वो तो दोनों के लिए है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 9 10, कोई डाउट है? सर 9th वाला। 9th वाला देखो, माइक ऑन रखो। यहां पर पहला आइटम कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दो मेरे भाई। यस सर, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं अभी आई। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? देखो 3। तो ये भी तो 3 कार्बन से अटैच्ड है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। आगे बढ़ो तो ये कार्बन देखो कितने कार्बन से अटैच्ड है? 2। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो कौन जीतेगा? ऑक्सीजन वाला। तो ये हायर प्रायोरिटी है। यहां पर ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? सर 3।
3। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है देखो, 1 2 3। 4 अरे एक और आएगा ना, या फिर तुम इस कार्बन को अगर कॉमन नहीं लेते हो तो ऐसे समझो ना, ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 और एक एक्स्ट्रा 3, हाँ या ना, ये कार्बन भी तो 3 से अटैच, 2 से अटैच है ना, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, ऊपर वाले को। खत्म। तो हायर प्रायोरिटी क्या है, अपोजिट साइड है, ई हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, यस सर। क्या डाउट है? यस सर। पहला एटम क्या है, सेम है। यस सर। अब ये कार्बन कितने ऑक्सीजन से अटैच है, 2 ऑक्सीजन से और 1 हाइड्रोजन से, दिख रहा है क्या? यस सर। और नीचे क्या है जरा देखो, 1 दो क्लोरीन से, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से, किसको प्रायोरिटी दोगे? सर क्लोरीन को। बस खत्म, तो हायर प्रायोरिटी इसको दे दूं। उधर आ जाओ, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो ये कैसा दिखेगा बताओ, ये रहा सी, सर नीचे वाले जैसे ही देखेगा पर उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। बस खत्म, जब हो ही गया ना फिर तुम्हारा तो। सर लेफ्ट वाले में डाउट था मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर सी एच है ना, वहाँ पर ऊपर सी ओ है तो ओ को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ऐसे। अरे पहला एटम पहले कंपेयर करो बच्चा। सर कार्बन का तो कर लिया था कंपेयर, उसके बाद नहीं हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन। पहला एटम ऑक्सीजन है पहला, यहाँ पहला क्लोरीन है, खत्म, आगे देखना ही नहीं है। ओके सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 को डाउट है, 13 14 जल्दी बताओ, बोलो अभिषेक। 14 सर। 14 में बताओ, ये डबल बॉन्ड के अबाउट जीआई दिख रहा है क्या आपको? एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप हाइड्रोजन है, बोलो। यस सर। तो इसमें प्रायोरिटी किसको दोगे, नीचे वाले को? यस सर। यहाँ पर ये कार्बन है, इधर एक कार्बन है, देखो ये कार्बन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, जबकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ, तो प्रायोरिटी किसको दोगे, नीचे। यस सर। जेड। खत्म, तो ये हो गया जेड। अरे क्लियर है ना? चलो और किसी Yes, को कोई sir. डाउट नहीं है ना पूरे रेस 14 में? रेस 14 अगर डाउट है तो फिर से कर लेना और फिर से पूछ लेना, लेकिन करना जरूर। चलो रेस नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सर क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में डाउट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में। फर्स्ट के बी पार्ट में क्या डाउट है, पहले बताओ तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्यों डाउट आ रहा है ये? सर इसमें हमने ई और जेड कैसे कंपेयर करा? अरे इस यूनिट पे ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन और ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप पे फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, किसको प्रायोरिटी यस दो? सर, मतलब फ्लोरीन तो सेम है ना? अरे फ्लोरीन को तुम्हें पिटाई करेंगे अब। हम दूसरे ग्रुप को थोड़ी देखते थे यार, अपने यूनिट पे लगे हुए एटम को देखते थे, इसको उससे क्या मतलब है? तुम इसको थोड़ा सा घुमाओ इसको थोड़ा घुमाओ। अब मुझे बताओ, ये थोड़ा घुमाने के बाद ऐसा ही दिखेगा ना, ये उल्टा बना दिया, इसको थोड़ा नीचे करो, क्या ये तुम्हें ऐसा दिखेगा, बोलो मुझे हाँ या ना? अरे बोलो, अरे ऐसा ही दिखेगा ना? यस सर। तो अगर ऐसा दिखेगा तो हम इसको और इसको कंपेयर करते थे कि इसको और इसको करते थे, ये बताओ। सर फ्लोरीन और ऑक्सीजन वाले तो को। फिर तुम कैसे कंफ्यूज हो गए, फ्लोरीन फ्लोरीन? लगे हुए यूनिट पे ग्रुप को देखना है, तो ये और इसमें किसको प्रायोरिटी दोगे, बोलो? फ्लोरीन को। और ब्रोमीन और फ्लोरीन में किसको प्रायोरिटी दोगे? ब्रोमीन को। तो ये क्या हो गया, क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अपने ग्रुप पे लगे हुए ग्रुप को देखना है, ऐसे उल्टा पुल्टा मत देखो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 5 नहीं दिया था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सर 8। बच्चा इसमें बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, देखो 8। ऑक्टा लिखा है तो 8 ही होंगे, यस है ना? डबल Yes. बॉन्ड का पोजीशन कहाँ कहाँ है, 1 3 और 6 पे? यस सर। तो देखो मैं 1 3 और 6 पे नंबरिंग करके तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ कहाँ आ रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहीं से करोगे ना, डबल बॉन्ड यहाँ पास से, बोलो। यस सर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 आ गए। डबल Yes, बॉन्ड sir. क्या 1 3 6 पे है?
Yes, sir. 3 और 7 पे मिथाइल है। Yes, sir. अब हमें ये कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि क्या 3E है क्या। तो 3 पे देखो E है या नहीं, मतलब ये वाले डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में E है या नहीं। तो इस ग्रुप और इस ग्रुप में किसको प्रायोरिटी दोगे बोलो, नीचे। Yes, sir. दिस इज आवर हायर प्रायोरिटी ग्रुप। अच्छा, यहां पर किसको प्रायोरिटी दोगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, नीचे ही नीचे दोगे ना। वाले को। Yes, तो sir. 2 हायर प्रायोरिटी ग्रुप नीचे लगे तो इसको क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं ना। Yes, sir. ये ई नहीं है बच्चा, ऐसे करके आपको चेक करना है। जब आप चेक करोगे और इस ऑप्शन पे पहुंचोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि 3 में देखो प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे ना। Yes, sir. और इधर प्रायोरिटी किसको दोगे, इसको दोगे। Yes. तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड हो गया ना। तो क्या बोलोगे इसको, E. खत्म। इसलिए आपका आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है ना। Yes, sir. 7 के अबाउट कोई जीआई नहीं है बच्चा, रीजन देख रहे हो ना, 7 के अबाउट जीआई क्यों नहीं है, ये ग्रुप सेम हो गया है, देखो। Yes, sir. ठीक है, तो हम इसके अबाउट हम जीआई नहीं बोलेंगे, सिर्फ 3E बोल के आगे निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ए बी क्लास का एग्जांपल है। हो गया ना। चलो, काफी डिस्कशन तुम लोगों ने करवा दिया, पूरा टाइम डिस्कशन में अच्छा है चला गया। कोई बात नहीं, हम सीट हमारा बचा रह गया है और हमारा रेसेस खत्म हो गया। अगले क्लास में सच कोई होमवर्क तो रेस से नहीं रहेगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया कर लीजिएगा। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यस सर। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टूडियो में ही बता दे क्या, स्टूडियो में ही बता देते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है सर। नहीं, स्टूडियो में ही बता देते हैं। चलो हेडिंग डालो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब आधे घंटे तो नहीं बचे हैं, 22-20 मिनट 25 मिनट जो भी बचे हैं, शांति से पढ़ लो, इसको समझो जो जो सिखाना चाह रहे हैं। आधा घंटा बचा है सर, एक्सटेंड कर लेना। हाँ चलो, इसको कर लेते हैं, 35 तक मैक्सिमम करेंगे एक्सटेंड, उसके बाद क्लासेस रहती है ना आपकी। चलो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चा। जीआई में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था कि जो यूनिट है वो रेस्ट्रिक्टेड यूनिट के अबाउट जो ओरिएंटेशन आ रहा है स्पेस में, उसको हम लोगों ने बोल दिया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ या ना। एक हाँ सर। वर्ड था रेस्ट्रिक्टेड यूनिट होना चाहिए। अब यहां पर उसी का ऑपोजिट चलेंगे कि जहां पे फ्री रोटेशन से डिफरेंट मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लिखो, डेफिनेशन लिख लो इसके, लिखो। सर ऑप्टिकल नहीं पढ़ेंगे? नहीं, मैंने बताया था ना ऑर्डर आपको, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मेशनल, फिर ऑप्टिकल। ओके सर। लिखो बच्चा, द डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, साथ ही साथ लिखते चले जाएं, of molecules due to free rotation of the groups or atoms about the single bond are known as conformational isomers, and the phenomena is called conformational isomerism। अब ये होता क्या है बच्चा, इस चीज को समझेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सभी लोग अपने पास 4 पेन लेके बैठे, ठीक है। जल्दी से सारे लोग 4 पेन लेके बैठे। हाँ लेके बैठे, एक सेकंड। हाँ 1 सेकंड। सर 30 सेकंड प्लीज।
देखिएगा, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको समझिएगा। बच्चा मीथेन कैसा मॉलिक्यूल होता है, उसका ज्योमेट्री कैसा होता है बच्चा मीथेन? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अब देखो बच्चा टेट्राहेड्रल है तो उसमें सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, यस सर। ऐसा दिखेगा। मैं स्क्रीन ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बस छोटा सा चीज है, आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट करूं तो कोई चेंज हो रहा है क्या? देखो कोई भी चेंज नहीं हो रहा ना, जैसा मॉलिक्यूल दिख रहा था स्पेस में वैसा ही दिख रहा है, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है। तो इसमें मतलब इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं, इसमें कोई कंफर्मेशन आइसोमर्स नहीं है। अब समझिए, मैंने मीथेन लिया उसमें नहीं है, किसी दूसरे कार्बन जैसे CCl4 ले लिया उसमें भी नहीं होंगे। लेकिन मान लो मैंने इथेन लिया, मैं इथेन से स्टार्ट करता हूं क्योंकि बेसिक वहीं से स्टार्ट होती है कंफर्मेशनल की। इथेन, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। देखिएगा C2H6, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने समझाने की। मैं C2H6 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि मीथेन में कुछ ऐसा है नहीं। अब बात करते हैं इथेन में। तो बच्चा इथेन में 2 कार्बन आपको दिख रहे होंगे और ये कार्बन यहाँ पर sp3 होते हैं ना, बोलिए। यस सर। अब आप फील करना स्टार्ट कीजिए कि बीच में, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है? सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। ये हमारे मीथेन मॉलिक्यूल थे। अब हमने क्या किया, अगले क्लास में मैं मॉडल लेके आऊंगा, मैं वहां से समझाऊंगा, लेकिन पेन से समझना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा मॉडल के कंपैरिजन में, क्योंकि मॉडल में आप खो जाओगे, मॉडल में ही देखते रह जाओगे। मॉडल से मैं तो समझा के निकल जाऊंगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली घर पे नहीं कर पाओगे। अब थोड़ी आप 5,000 रुपए के मॉडल खरीदोगे जाके मार्केट से इसको समझने के लिए, इसलिए सुनो अच्छे से। मैं मॉडल बाद में समझाऊंगा मॉडल से, लेकिन अभी ऐसे समझो। ये हमारे पास टेट्राहेड्रल यूनिट, हमने क्या किया, एक कार्बन, यहाँ सेंटर पे कार्बन आपको दिख रहा होगा, कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। मीथेन कैसा, इथेन कैसा होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है ना। ये जो बॉन्ड मैं दिखा रहा हूं, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड आप एज्यूम कर लीजिए। तो इसमें 3 हाइड्रोजन कैसे दिख रहे हैं बच्चा? ऐसे दिख रहे हैं ना, 3। देखो ऐसे, देखो सामने से देखो, ये बॉन्ड, अगर ये जो कार्बन वाला बॉन्ड है वो पीछे चला गया तो ये बॉन्ड कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है ना, 3 आगे निकले हुए ऐसे, बोलो। यस सर। ये देखो मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, ये टेट्राहेड्रल ही है, दिख रहा है? ये बस ऐसे घूम गया है, ये इधर कार्बन है। अब देखना ध्यान से, इसमें भी तो हाइड्रोजन लगे होंगे ना बच्चा, इस तरह से टेट्राहेड्रल। मैं इसको कार्बन कार्बन को फिक्स रख रहा हूं और ये वाले बॉन्ड को घुमा के इधर लगा दे रहा हूं, तो क्या यहाँ सर वॉइस वीडियो पॉज होगी। वीडियो अटक गई सर। वीडियो पॉज हो गई। वीडियो पॉज है सर। आप म्यूट हो रखे हो सर। ये क्या हो गया था, अचानक से मैं बाहर चला गया था, पता नहीं। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो अब, ठीक है? वीडियो में स्पॉटलाइट कर दिया हूँ, सुनो, ठीक है? क्या ये कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहा है बच्चा, बीच वाला? यस सर। इस पे 3 हाइड्रोजन ऐसे ही लगे होंगे ना, टेट्राहेड्रली, मतलब ऐसे दिख रहे होंगे। यस सर। और इधर इधर 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे, बोलो। यस सर। अच्छा, अब मैं बीच वाले को हटा रहा हूँ, समझना, फील करना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, देखो ऐसे ऐसे, ठीक है? और पीछे 3 हाइड्रोजन कैसे लगे हुए बच्चा? ऐसे लगे, उल्टा दिख रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। अब इन 3 हाइड्रोजन को अगर मैं ऐसे घुमाऊं, पीछे से मॉलिक्यूल को घुमाऊं, जैसे ये समझो ये आगे के हो गए और ये हो गया आपके पीछे के, देखिएगा। देखने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाएंगे। ये देखिए, पीछे ये मॉलिक्यूल इस तरह से दिखेंगे, ठीक है? इस तरह से। क्या यही दिख रहे हैं ना बच्चा? देखो 3 हाइड्रोजन, बोलो। यस सर। अच्छा, जब तुम इसको सामने से देखोगे तो देखो हाइड्रोजन ओवरलैप कर गए ना एक दूसरे पे, यस सर। बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ध्यान से देखना। अब मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको घुमा रहा हूँ तो देखो स्पेस में ओरिएंटेशन बदल गया ना। यस सर। यस सर। पहले ऐसे था, पीछे वाला कार्बन को मैं घुमा रहा हूँ, देखो ऐसे।
इस बॉन्ड के अबाउट, जो यहाँ पे बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इसको मैं घुमा रहा हूँ। अब इसको मैं घुमाऊंगा तो पहले ओरिएंटेशन आपको क्या दिख रहा था, एक हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन से छिपे हुए दिख रहा है ना। यस सर। अगर मैं इसको Yes, sir. घुमाऊं आगे वाले को फिक्स रख के, तो क्या ओरिएंटेशन बदल गया ना स्पेस में, देखो। Yes, sir. तो ये ओरिएंटेशन जो बदल रहा है ना स्पेस में, आप दिख रहा होगा, आप फील करो जिस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, आप ये फील कर सकते हो कि इसके घूमने से ओरिएंटेशन अगर बदल गया तो क्या कन्फर्मर्स बनेंगे। हाँ, इसी को कन्फर्मर्स बोलते हैं बच्चा। अब आपने जितना फील किया ना अभी, उसको स्क्रीन पे उतारो, तब समझ में आएगा आपको फाइनली मैंने क्या बोला। सर एक बार और समझा दीजिए। अब यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगा उसके बाद समझाऊंगा, तुम पहले यहाँ पे फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ। बच्चा मैं कह रहा हूं कि अगर कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ठीक है, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो दो sp3 कार्बन में दो बॉन्ड एक प्लेन में आता है ना, हाँ या ना। यस सर। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो हाइड्रोजन, अब देखो ये अलग ये कहानी स्टार्ट हो जाती है कभी कभी, पहले ठीक था, बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने इसको दिखाया, वो क्लीन कर दिया पूरा, बोला कि प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये कभी कभी हो जाता है, खैर छोड़ो वो सब। तो मैं कह रहा हूं सर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सपोज करो आपके प्लेन में, सर जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है। हाँ ये सर कभी आपके कभी हैंड में स्वेटिंग होती है, उस वजह से होता है ये। नहीं, इसने आपने तो बताया था ना, मैंने इसके बारे में पता किया, तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम पता नहीं आ रहा है, बहुत सारे आईपैड के साथ यही प्रॉब्लम है, इवन वो ग्लव्स वगैरह यूज करने के बावजूद भी सर प्रॉब्लम आ एप्पल रही नया आईपैड निकालने वाला होगा। है। हाँ सही है। चलो खैर छोड़ो, अभी सुनो मेरी बात। यहाँ पे बच्चा हमने बोला कि ये दो हाइड्रोजन एक प्लेन में इस तरह से, तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर दो बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन में है, दो बॉन्ड कैसे होंगे, एक पीछे की तरफ होंगे एक आगे की तरफ होगा, हाँ या ना। टेट्राहेड्रल कब आता है, जैसे देखो ना, कोई अगर यूनिट Yes, sir. टेट्राहेड्रल है, तो आपको मैंने बहुत बार बोला है कि दो बॉन्ड अगर एक प्लेन में होते हैं, ये दो बॉन्ड एक प्लेन में है, तो ये बॉन्ड का एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड सपोज करो, एज्यूम करो आगे निकल गया, ठीक है, तो दूसरा हाइड्रोजन कहाँ होगा, इसके पीछे होगा, ठीक है, जिसको मैंने वेज और डैश से दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सा इसको और क्लियर दिखा देते हैं। ठीक है, ये वेज और डैश से दिखाने की मैंने कोशिश की है, एक हाइड्रोजन पीछे एक हाइड्रोजन आगे है। क्या यहाँ भी ऐसा ही होगा बच्चा, एक हाइड्रोजन आगे होगा और एक हाइड्रोजन पीछे होगा, बोलो। अब ध्यान से देखो, डैश वाला डैश को कवर कर रहा है, दिख रहा है ना। अरे ये मैं कह रहा हूँ कि एक कार्बन पे अगर तीन हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो पीछे भी तो तीन हाइड्रोजन ऐसे ही रखे हैं ना। यस सर। अगर मैं इसको पीछे से घुमाऊं तो ये घूम के कुछ ऐसा आएगा। यस हाँ सर। तो बस यही कहना चाह रहा हूँ बच्चा कि यहाँ पे तीन हाइड्रोजन ऐसे रखे हुए हैं और तीन हाइड्रोजन यहाँ ऐसे रखे हुए हैं। अच्छा सर येलो इसको, वाला पोर्शन एक प्लेन में है। हाँ येलो वाला पोर्शन एक प्लेन में है, जो वेज है वो आगे निकला हुआ है और डैश पीछे है, क्लियर है ना सर। अब देखो बच्चा, मैं Yes, इसका sir. तुम्हें रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसको अगर घुमा दूं, पीछे वाले कार्बन को पकड़ के मैं घुमा दूं, आगे वाला तो यही हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, यही हाइड्रोजन रहेंगे। अच्छा अब देखना, तुम्हें जो सिखाया वो समझो पहले, ये चीज अगर पेन के साथ खेलने लगे ना तो तुम समझ जाओगे। ये हो गए आगे वाले कार्बन के तीन हाइड्रोजन जो ऐसे टेट्राहेड्रली रखे हुए, टेट्राहेड्रली है, आप एज्यूम कर लो, ठीक है। और ये पीछे वाले कार्बन के हैं, ये तीन पीछे वाले कार्बन, क्योंकि मुझे यही समझाना है बस आपको, उसके बाद तो आप रास्ते पे आ जाओगे तुरंत। ये देखो, क्या ये तीन हाइड्रोजन पीछे वाले तीन हाइड्रोजन कवर किए हुए हैं, देखो, हाँ या ना। यस सर। अगर मैं इसको घुमाऊं बच्चा, तो देखो ये वाला पोर्शन पे क्या हो रहा है, देखो पहले जो बोर्ड के प्लेन में थे, जो पीछे थे वो कहाँ आ गए, सामने आ गए ना एक दूसरे के, देखो यस मतलब पीछे वाला अलग पार्ट है, देखो पीछे वाला का ओरिएंटेशन अलग है और आगे वाला का ओरिएंटेशन है। पहले दोनों ऐसे थे, अगर दोनों को अलग अलग दिखाए तो दोनों वाई के जैसे थे, ओवरलैप कर रहे थे, ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा था इसको, ये ओवरलैप कर रहा था इसको और ये ओवरलैप कर रहा था इसको।
लेकिन ये एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा बच्चा? ऑपोजिट चला जाएगा। यहां पर जो हमारा वेज है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डैश और ये हो जाएगा हमारा वेज, या फिर आप इसको ऐसे समझ ले, ये अलग ही कहानी चलती है इसकी। इसको मैं तुम्हें एक रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करके सिखा रहा हूं बच्चा, देखना 3D रिप्रेजेंटेशन है, जरा विजुलाइज करें। इसको मैं बोल रहा हूं फ्रंट कार्बन और इसको मैं बोल रहा हूं बैक कार्बन, बैक और रेयर कार्बन, ठीक है? समझना, तुम समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं। अगर मैं एक फ्रंट और बैक कार्बन को यहाँ पे इस तरह से दिखाऊं तो इसका प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा देखना। ये रहा अपना फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, मैं थोड़ा 3D में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। यहाँ पे पहला हाइड्रोजन ये रहा आपका, ये रहा आपका दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन, और पीछे वाले में भी क्या रहा बच्चा? ये रहा आपका पहला हाइड्रोजन, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ये रहा तीसरा हाइड्रोजन। क्या ये विजुलाइज हुआ बच्चा कि तीनों एक दूसरे को कवर सुपर इम्पोज कर रहे हैं? यस सर। यस मैं बताना चाह रहा हूँ कि तीनों एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, थोड़ा सा एंगल टिल्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये हाइड्रोजन इसके पीछे आ गया, यह हाइड्रोजन इसके पीछे आ गया, यह हाइड्रोजन इसके पीछे आ गया। एंगल इनका 90 डिग्री नहीं है बच्चा, 109 डिग्री है, लेकिन मैं 2D रिप्रेजेंटेशन के जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको एंगल 90 डिग्री के जैसा दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बच्चा? ध्यान से देखो, जो मैंने अभी आपको मार्कर के थ्रू दिखाया था उसमें क्या किया था? आगे वाले को फिक्स रखा था ना, यस सर। और पीछे वाले को घुमा दिया था। तो अगर पीछे वाले को आप घुमा दोगे तो ऊपर वाला कहाँ चला गया? नीचे। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। और ये कहाँ चला जाएगा? ऐसा। यस सर। हाँ सर। तो अब इन दोनों को जरा मिलाओ, देखो जो मैंने स्ट्रक्चर घुमा के दिखाया था वैसा दिख रहा है क्या ये? यस सर। यस अरे हमने क्या किया, हमने इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दिया, देखो इस बॉन्ड के अबाउट रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद तो यही बनेगा ना बच्चा। तो क्या दोनों का ओरिएंटेशन अलग है? हाँ या ना? अलग है सर। हाँ अलग है। तो ये सब क्या है बच्चा? कन्फर्मर्स हैं जो नेचर में अपने आप बनते हैं। कैसे बनते हैं हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले डायग्राम क्या है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चा, इसको हम बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है सेकंड वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सोहर्स प्रोजेक्शन, सोहर्स प्रोजेक्शन इसका नाम है बच्चा, ये सोहर्स प्रोजेक्शन। सोहर्स में हम थोड़ा सा टिल्ट एंगल पे देखते हैं तो हमें विजुलाइज हो जाता है कि ये कार्बन के पीछे 3 बॉन्ड लगा हुआ है और बॉन्ड घुमाने के बाद तीनों बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, ठीक है? एक और प्रोजेक्शन आता है बच्चा जिसका नाम है, इसको आप बोल दो फर्स्ट वेज डैश, सेकेंड सोहर्स, और थर्ड आता है बच्चा न्यूमान प्रोजेक्शन, न्यूमान्स प्रोजेक्शन, ठीक है? अब न्यूमान्स प्रोजेक्शन कैसे बनता है ये समझो। इसमें हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? फ्रंट कार्बन इज इंडिकेटेड बाय एक डॉट से इंडिकेट करते हैं उसको, और जो बैक और रेयर कार्बन है इज इंडिकेटेड बाय एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों को जरा समझो कि कैसे यहां पे आएगा, क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो बच्चा अगर मैं इसका मैं सोहर्स का जो प्रोजेक्शन है उसको मैं बता रहा हूं तुम्हें न्यूमान्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सोहर्स प्रोजेक्शन है, ठीक है? यह हाइड्रोजन आगे है, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, और इसके 3 हाइड्रोजन एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। आपको फील आ गया होगा ये वाई एक जैसे हैं एक दूसरे को। अगर आगे से देखोगे, इस एंगल से देखोगे तो कितने हाइड्रोजन हमको दिखेंगे? 3 ही दिखेंगे ना बच्चा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। गुड। अब इसमें फ्रंट कार्बन इसको मान लो, इसको कौन सा कार्बन मान लोगे? रियर। बैक और रियर कार्बन, ठीक है?
अब सुनना, फ्रंट कार्बन को किससे डिनोट करना है बच्चा? डॉट से। डॉट से। फ्रंट कार्बन पे कितनी वैलेंसी लगी हुई है? 4 3। 4। लेकिन हम फ्रंट से जब देखेंगे तो हमें कितनी वैलेंसी दिखेगी? 3। 3 दिखेगी। 3। एक पीछे छिप जाएगा। ये 3 कुछ ऐसी है ना बच्चा, देखो देखो ना, ये रहा फ्रंट कार्बन, इस पे 3 वैलेंसी ऐसी है, यही तो बनाया है यहाँ पे। यस सर। और बैक वाली कैसी दिखेगी, देखो जरा, ये फ्रंट हो गया, फ्रंट व्यू। और बैक वाले कार्बन के लिए क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे, और इस सर्किल पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए देखो? 3। 3। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, दोनों को साथ बना देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए एक ही बात। ये रहा हमारा बैक कार्बन। बैक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, क्या 3 हाइड्रोजन उसके पीछे छिप चुके हैं बच्चा? यस सर। यस सर। यही Yes. समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3 हाइड्रोजन एग्जैक्टली इसके पीछे हैं, तो इसको दिखाने का तरीका होता है इस तरह से, ये हाइड्रोजन इसके पीछे है, ठीक है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे है, ये हाइड्रोजन इसके पीछे है, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे है। 3 हाइड्रोजन आपको दिख रहा होगा, बैक कार्बन पे मैंने सर्किल पे लगाया, दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। सर अब तीनों एक दूसरे के Yes, पीछे हैं, sir. तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब तुम मुझे बताओ कि अगर सौहर्स हमारा ये है, अगर हमारा सौहर्स ये है, तो इसका न्यूमैन कैसे बनेगा बताओ मुझे? ये वाले हाइड्रोजन बीच में आ जाएंगे। क्या इसके 3 प्रोजेक्शन, 3 हाइड्रोजन तो यही है ना बच्चा, बोलो। यस सर। Yes, पीछे sir. वाले कार्बन को हमने घुमा दिया है, कुछ दिख रहा है क्या? सर तो वो 180 रोटेट हो गया। यस सर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पीछे वाले के आ गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे वाले का वाई कुछ ऐसा दिख रहा है ना? यस सर। और आगे वाले का वाई कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। यही तो चीज यहाँ पे है, देखो ना, वाई ऐसा और वाई ऐसा दिख रहा है ना? यस सर। कुल मिलाकर बच्चा ये दोनों प्रोजेक्शन कहलाते हैं न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। दिस इज नोन एज न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। आपको ये चीज बनाने आना चाहिए कि न्यूमैन्स बन कैसे रहा है, ठीक है? तो क्या आपने ये कॉपी किया क्या? सर ये घूम किसकी वजह से नो जाता है? सर। फ्री रोटेशन। सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है ना। एक्चुअल में CH4 में भी घूम रहा है, लेकिन CH4 में क्या कोई नया स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। लेकिन CH3 ये मीथेन इथेन की बात करें तो वहां जैसे ही घुमा, सामने वाले और पीछे वाले कार्बन के बीच में ओरिएंटेशन बदल गई। पहले 3 हाइड्रोजन एक दूसरे को कवर कर रहे थे, सुपर इम्पोज कर रहे थे, लेकिन अब सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं रोटेशन के कारण डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। देखो ना, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं बच्चा कन्फर्मर्स। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इतना लिख लिया क्या आपने? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, लिखेंगे बच्चा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप पेन के साथ ये सब बनाते रहना बच्चा, जरूरी है ये सब सीखना, क्योंकि अगर आप बनाना छोड़ दोगे तो हम तो मॉडल लेके आएंगे, पढ़ा देंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पेन के साथ पहले सीखो, मार्कर के साथ पहले सीखो, फिर मॉडल वगैरह को बाद में प्रायोरिटी दिया करो। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं बच्चा, वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मतलब मैं कहूंगा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, क्योंकि फ्री रोटेशन होता है। अच्छा, सिस ट्रांस आपस में इंटर कन्वर्ट होते थे क्या? नहीं सर। नहीं होते। तो लिखो बच्चा पहला पॉइंट, लिखो तुम, थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है मुझे, फिर भी तुम लिखो। लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टिबल। कन्फर्मेशनल आइसोमर, डिक्टेट करते हो ना? हाँ ऐसे भी मुझे भेजना है तुम्हें नोट्स, तो मैं हाथ में बोल ही रहा हूँ। लिखो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर इंटर कन्वर्टिबल into each other at room temperature, each other at room temperature।
मतलब ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, वो उसमें कन्वर्ट होगा, ये फॉर्म उसमें जाएगी, ये फॉर्म इसमें जाएगी, ये घूमते रहता है। इसको आप रोक नहीं सकते हो क्योंकि ये रोटेशन चलते रहेगा। अगर ये रोटेशन चलते रहेगा बच्चा, तो मैं कहूंगा कि ये इंटर कन्वर्ट होंगे। अब ये कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि ये फॉर्म अलग कर लो, ये फॉर्म अलग कर लो। जैसे सिस ट्रांस अलग हो जाता है, सिस ट्रांस की प्रॉपर्टी भी अलग होती थी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब अलग होता था, ठीक है। लेकिन ये कभी सेपरेट नहीं होंगे। लिखेंगे दे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चा सेपरेटेड, ठीक है। इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसी में ऐड कर लो, एंड कांट बी स्टोर्ड सेपरेटली। कांट बी स्टोर्ड सेपरेटली। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते और सेपरेटली स्टोर्ड भी नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि हमने एक ऐसा बॉटल में रखा है जिसमें सिर्फ ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे या इसके अलावा और भी फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे आज। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम यहाँ पे इसको आइसोमर्स नहीं बोलते, फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। लिख लीजिए, दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, क्योंकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो इसको हम ट्रू आइसोमर्स नहीं बोलते। आइसोमर्स में बेसिकली हमने देखा था कि वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं होते एक दूसरे में, लेकिन यहाँ पर ये इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोले थे दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। अगले क्लास में सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं इसी के रिगार्डिंग। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स that are used in this conformational isomers। जैसे इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, गॉज फॉर्म क्या होता है, एंटी फॉर्म क्या होता है, डायहेड्रल एंगल क्या होता है, तो ये सारी चीजें हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे सीट के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अदरवाइज ये रोटेशन हुआ तो क्या सर बीच में भी तो बहुत सारे फॉर्म बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बनेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको इतना बढ़िया से इसको कर लेना है। जितने भी फॉर्म आज पढ़ाए हैं, आज मैंने जस्ट स्टार्ट किया, कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं आपको, इसको आपको कर लेना है, क्योंकि प्रोजेक्शन आपको पता होगा। हमने 3 प्रोजेक्शन आपको बताया आज, न्यूमैन और सोहर्स और वेजलेस। चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे तरफ से ऑफिशियली क्लास क्लोज हो गया, क्योंकि अगला क्लास आपका है, इसलिए हम उसको अभी बंद कर रहे हैं। होमवर्क, हाँ होमवर्क हमारे तरफ से ऐसा कुछ है नहीं अभी। आपको जो होमवर्क मिला है प्रीवियस होमवर्क, उसको कंप्लीट करना है। जेई मेंस एडवांस दे दिया था क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, आज जेई मेंस और एडवांस से भी कुछ होमवर्क ऐड कर देंगे। ओवन आपका कंप्लीट लगभग करवा दिया मैंने, मतलब होमवर्क में। डिस्कशन अगले क्लास में ही करेंगे। सर इसमें ओवन वगैरह अलग अलग नहीं है, वो जेई मेंस ओरिएंटेड ऐसे लिखा हुआ है बस। हाँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कम है, ठीक है। इसके ओवन S1 ये सब नहीं है। 2-3 एक्सरसाइज हैं, जेई मेंस ओरिएंटेड, जेई मेंस और जेई एडवांस, ठीक है। ओके चलो बाकी इसको पढ़ो, इस प्रोजेक्शन को देखना कैसे कैसे मैंने बनाया है, क्या क्या सोचा है मैंने। कन्फर्मेशनल कितना बड़ा है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। मतलब इस वीक में कोशिश करेंगे एक आध एक्स्ट्रा क्लास लगा के खत्म कर दें इसको, कोशिश करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी, बट कह नहीं सकते क्योंकि 2 ही क्लास हमारी बची है। चलो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दूसरे क्लास में मैंने शेड्यूल किया है ना, इसलिए। चलो फिर बढ़िया से इसको पढ़ो, बाकी हम इंपॉर्टेंट टर्म्स अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इसको पढ़ के आना। चलो फिर बाय। बाय सर। थैंक यू सर। हाँ बच्चा बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।